आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। एक और स्कैंडल पाकिस्तानियों के लिए इंतजार कर रहा है। दुबई के हवाले से एक स्कैंडल मंजर आम पे और एक रिपोर्ट मंजर आम पे जिसमें यह बताया गया कि 11 बिलियन डॉलर मालियत के जो रिहायशी यूनिट्स हैं वो गुज़श्ता सालों में पाकिस्तानियों ने लिए। इनमें कौन से पाकिस्तानी शामिल हैं? आप और मैं नहीं, अवाम नहीं, सिर्फ खवास की बात की गई। इसमें वो सियासी अशराफिया की बात की गई जो बरसा बरस पाकिस्तान पर बरसर इक़्तिदार हैं। उसमें उन जनरल की बात की गई, उन ब्यूरोक्रेट्स की बात की गई, उन तमाम तर लोगों की बात की गई जो कि एक वक्त में ताकतवर रहे या ताकतवर हैं। वो ऑफिस होल्डर्स, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो कि पाकिस्तान को सर्व करना चाहिए था, वो दुबई में प्रॉपर्टीज बना रहे थे। सही या गलत उसका फैसला यकीन तौर पर वक्त करेगा। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में जहां पे ये बात की गई कि दुबई में जो प्रॉपर्टीज ली गई उसमें जो सबसे ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टीज हैं वो हिंदुस्तानियों ने ली। लेकिन अगर इसका रेशो देखा जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो आबादी का तनासुब है वो तकरीबन 10 गुना का है। पाकिस्तान की आबादी के मुकाबले हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस तनासुब के बावजूद भी अगर हम इस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसका फर्क महज 1.5 से 2 गुना का है। यानी कि अगर इस रेशो को देखें तो पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी तादाद में दुबई में इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट 11 बिलियन डॉलर की रिहायशी यूनिट्स की है। यहां पे ये बात याद रखी जाए कि ये जो इन्वेस्टमेंट जिसकी बात की जा रही है वो महज दुबई के रिहायशी यूनिट्स की बात की जा रही है। इसमें दुबई के कमर्शियल यूनिट्स शामिल नहीं, इसमें दीगर और जो बिजनेसेस हैं उसके हवाले से रिपोर्ट नहीं, इसमें दीगर और शहरों की बात नहीं। तो अगर ये सारा कुछ जोड़ लिया जाए तो इसका फिगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां तक पहुंचेगा। इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में बहुत ही अहम नाम है और खास नाम है। इस रिपोर्ट की इब्तिदा होती है साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ से, जो कि सदर पाकिस्तान भी रहे। उनके हवाले से प्रॉपर्टी रिपोर्ट हुई। शौकत अजीज साहब जो कि उनके साथ प्राइम मिनिस्टर थे, उस दौर में उनके साथ बड़ा काम किया, उनके हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट, स्कैंडल्स, काफी कुछ मंजर आम पे आया, उनका नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है। इस रिपोर्ट में आज के मौजूदा दौर के काफी सारे सियासतदान जो कि इस वक्त मिनिस्टर्स हैं या की पोजीशंस पे, उनका नाम भी शामिल है। जरा एक एक करके इन नामों के ऊपर गौर करते हैं। इस रिपोर्ट में जो सबसे ऊपर नाम नजर आता है वो आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली जनाब बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा का। इस रिपोर्ट में नाम आता है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और उनकी बहन यानी कि आसिफा भुट्टो जरदारी साहब का। इसके अलावा एक और नाम जो हमें नजर आता है वो मोहसिन नकवी साहब का नाम है, जो कि वजीर दाखिला हैं और मोहसिन नकवी साहब पीसीबी चेयरमैन भी हैं और माजी में एक निगरान हुकूमत के लिए वजीर पंजाब भी थे, निगरान वजीर पंजाब भी थे। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाले एमएनए जनाब मिर्जा इख्तियार बेग का नाम भी आता है और उनके साथ उनके भाई जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब का भी नाम आता है। इसी रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब की इस रिपोर्ट में शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीबी रहनुमा या रुफका, ये कहा जा सकता है बड़े करीबी साथी जनाब उवैस मुजफ्फर साहब, जिनको कहा जाता है उवैस मुजफ्फर टप्पी, इसके नाम से मशहूर है, उनका नाम भी शामिल है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सरपरस्त आला जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हुसैन नवाज साहब का नाम भी नजर आता है। इसी रिपोर्ट में बलूचिस्तान के एक और बड़ी अहम रहनुमा और साबिक चीफ मिनिस्टर जनाब सरदार सनाउल्लाह जहरी साहब का नाम भी आता है। इसी रिपोर्ट में सेनेटर फैसल वाडा साहब का नाम भी शामिल है। इसी रिपोर्ट में जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के साहबजादे साद सिद्दीक बाजवा साहब का नाम भी शामिल है। इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी टाइकून जनाब मलिक रियाज साहब का भी नाम शामिल है, जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी भी बड़ी तादाद में दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। इस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले भी बहुत से अहम रहनुमाओं का नाम शामिल है, वो भी इस फहरिस्त में शामिल है और दीगर बहुत सारे नाम हैं जो इस फहरिस्त में शामिल हैं। आखिर ये नाम क्यों है? दुबई में प्रॉपर्टी लेना कोई जुर्म नहीं। दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई कानूनी रुकावट नहीं, प्रॉपर्टी ली जा सकती है। लेकिन सवाल ये आता है कि एक ऐसा मुल्क जो कि माशी तौर पे इतना मुश्किलात का शिकार है और हम चंद अरब डॉलर्स के लिए, चंद डॉलर्स के लिए आईएमएफ के सामने परेशान होते हैं, उस मुल्क के 11 बिलियन डॉलर के रिहायशी यूनिट्स सिर्फ दुबई शहर में मौजूद हैं। यानी कि ये पैसा पाकिस्तान में आ सकता था लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आया। चलें ये बात अलग, आगे चलते हैं। ये पैसा पाकिस्तान से गया कैसे? इस रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का भी इशारा दिया गया। यह पैसा किस जरिए से, किस जराए से पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हुआ, पाकिस्तान में जो पैसा कमाया गया उसकी मनी ट्रेल्स क्या हैं,
वो मनी ट्रेल क्या सामने आएंगी या नहीं। आपको याद होगा पनामा केस की जब बात हुई तो उस वक्त ये सारी बातें निकल के सामने आई और बहुत से आम तरीन इंटरव्यूज थे जो उस वक्त मीडिया की जीनत बने और जो बाद में सियासी मंजरनामे में बड़ा किरदार अदा करते रहे। लेकिन ये सारी सूरत हाल आगे कहां तक जाएगी, इसके ताने बाने कहां तक चलेंगे और क्या पाकिस्तान में इस हवाले से कोई कानूनी चाराजोई होगी या नहीं, या महज पिछली बार की तरह मामला पनामा से शुरू होगा और महज एक कमजोर केस इकामा जैसा फिर बनाया जाएगा और फिर किसी ना किसी तौर पे गुंजाइश छोड़ी जाएगी। प्रोग्राम में आज इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तजिया जनाब शुएब राजा साहब और उनके हमरा हमें ज्वाइन करें डॉक्टर यासीन मलिक साहब। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे भी आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी। एनीवे बात करते हैं। देखिए पहले भी पनामा लीक्स आई, सब कुछ आया। आज आप ख्वाजा आसिफ का बयान आपकी नजर से गुजरा होगा जो उन्होंने दिया था ट्विटर पे। गुजारिश ये है कि बदकिस्मती है इस मुल्क की, पूछा कभी नहीं जाता, किसी से नहीं पूछा जाता। अच्छा, जब भी जो भी इस किस्म का कोई मतलब ये स्कैंडल आता है तो उसमें नवाज फैमिली और जरदारी फैमिली सर फहरिस्त होती है। ठीक है, अब पता नहीं दुनिया को इनसे क्या दुश्मनी है कि दुनिया खुद ब खुद उनके नाम डाल देती है इसके अंदर। मतलब ये समझने वाला था। इस मरतबा 12-13 आपके जर्नल्स भी इसमें शामिल हैं। किसी से पूछ ले, मनी ट्रेल किसी के पास भी नहीं होगी। इसमें बड़ी सीधी सीधी ये मनी लॉन्ड्रिंग है, सीधा सीधा मामला है इसका, इसकी दूसरी राय है ही कोई। लेकिन शुएब भाई ये सवाल तो है कि पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं, चले गए हैं क्योंकि इंडिया के कोई जर्नल नहीं है। शुएब भाई एक सवाल तो ये ना कि पाकिस्तान में बात करते हैं कि हालात नहीं है साजगार, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है और अगर दुबई में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो उसको तो अवेल किया जा सकता है। जी शुएब साहब। देखिए बात आपकी से मैं मतलब बिल्कुल किसी हद तक एग्री करता हूँ इस बात पे, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है। मतलब दुबई में ऐसा क्या खास है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। आपके पास भी ग्वादर भी है, आपके पास कराची भी है, मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो सकती थी। प्रॉब्लम है आपके मुल्क में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अगर आप एक इंसानी जिस्म की तरह आप उसको लें तो सर से पानी चलता है और पांव तक आता है। रास्ते में 20,000 जगह जहां पे ये बिजली पैदा कर सकते हैं, मगर नहीं, बिजली जो है वो पेट्रोल जलाकर ही पैदा करनी है। सही। वो पेट्रोल जो हम बाजार से डॉलर्स में खरीदते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहां से होगी। सही, कॉमन सेंस की बात है ना। आपने कभी इस मुल्क को इस नजरिए से सोचा ही नहीं है। आपने जब भी इस मुल्क को देखा है ये सोच के देखा है कि इसको लूटना कैसे है। आज तक किसी हुक्मरान ने इस मुल्क के बारे में तो सोचा ही नहीं है ना। सर ये बात ठीक है, लेकिन मुझे एक सवाल ये भी है, मैं चाहूंगा मैं शुएब भाई आपकी बिल्कुल पॉइंट वैलिड है, लेकिन मैं चाहूंगा यासीन भाई जरा इस पे आप जरा कमेंट कीजिएगा। ये जैसी रिपोर्ट मंजर आम पे आई, कल रात से अब तक मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने ये कहा कि जो तमाम तर प्रॉपर्टीज हैं ये डिक्लेयर्ड हैं और अगर कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो फिर उसके ऊपर सवाल बनता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि प्रॉपर्टीज डिक्लेयर हैं? आप मतलब पहले तो अगर डिक्लेयर है तो फिर तो सवाल बनता ही नहीं है, इस पे कोई बहस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किबला बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की आपने, स्टार्ट में इंट्रो बड़ा अच्छा दिया, लेकिन आप इंट्रो में भूल गए कि आपने 12 जर्नैलों के भी नाम लेने थे, उन साबिक चीफ जस्टिस का भी नाम लेना था। सिर्फ सियासतदानों को लतेड़ने का बड़ा आसान तरीका होता है। सर मैं मलिक रियाज साहब का भी नाम लेना था, उनके हवाले से भी काफी सारी प्रॉपर्टी सामने आई। आपको उधर भी जरूर जाया करें, मुशर्रफ साहब की तरफ जाया करें, जो साबिक मुशर्रफ साहब हैं, जिनकी आखिरी सैलरी 2,72,000 रुपए बीइंग जनरल थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थी, और उस शख्स ने दुबई के अंदर कितने कितने बड़े महलात लिए हैं, वो कहाँ से लिए हैं, किधर से लिए हैं, क्यों लिए हैं। क्या इस बात पे भी नहीं वेरिफिकेशन होनी चाहिए? सिर्फ वेरिफिकेशन इस बात पे बनती है कि फलां जिसका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का हो, हम उसको लतेड़ते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब से ये लीक्स हुई हैं, कल से हमें एक जोकर जैसा बिहेव किया जा रहा है इन तमाम सियासतदानों की जानिब से। इवन के जो सबसे बड़ा बेवकूफ समझ रहे हैं सबको, वो है जनाब इज्जत इमाम मोहसिन नकवी साहब। वो कहते हैं कि 2017 के अंदर मेरी बेगम ने जगह ली
फिर मेरी बेगम ने एक जगह बेची, उस जगह पर पैसा मेरे पास पड़ा हुआ था, इसलिए महीने पहले हमने ये जगह दुबई के अंदर मजीद खरीदी है। उनका तकरीबन 40 दिन का ड्यूरेशन है कि 40 दिन पहले उन्होंने दुबई के अंदर जगह खरीदी है। आप देखें जनाब इज़्ज़त इमाम मोहसिन नकवी साहब को कोई बताए कि हुजूर वाला ये टाइमिंग इतनी ज्यादा गंदम स्कैंडल के साथ बड़ी करीब करीब क्यों है, आपके जो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो ये सारा मामला ये तब क्यों हुआ है। तो भाई मेरे भाई ये सारी चीजों को आप जब जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे हालात खराब इन सिर्फ सियासतदानों की वजह से नहीं है, इन तमाम माफियाज की वजह से हैं जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, इन तमाम माफिया की वजह से हैं जो किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं। इसमें अकेला सियासतदान नहीं, हाँ सियासतदान का ये फर्ज था कि खुद भी चोरी से बाज आए और इन जैसों को भी चोरी से बाज रखे, लेकिन क्योंकि वो खुद एक बदनाम हो चुका है और उसको बदनाम करके उसको डिग्रेड कर दिया गया है। खास करके कल ख्वाजा आसिफ का बयान सुनते हुए इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, उसको लग रहा था कि जैसे वो एक बेवकूफों के सामने कह रहा है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक हमारा आइन, हमारे जो लोग हैं या जो हमारे हालात हैं उसके मुताबिक को ये बताना चाहिए कि तुम्हारा $1 भी मुल्क के बाहर रखना इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है, इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी नौसरबाजी है, 2 नंबरी है। जब हालात ये हैं कि $1 बिलियन नहीं $1 मिलियन मेरे भाई, $1 मिलियन लेने के लिए हम IMF के तरले मांगते हैं, फिर हम पेट्रोल के रेट के ऊपर जाते हैं, फिर हम जाके चीनी का रेट बढ़ाते हैं, फिर हम ऑयल का रेट बढ़ाते हैं, फिर हम मतलब इसके किस किस चीज का मैं नाम लूं। मेरे भाई पहले तो ये समझना होगा कि ये है ही गद्दारी के जुमरे में कि जिस मुल्क के हालात ये हों जहां पे आप फुटपाथ अब जाके देखें 2024 में फुटपाथ लाहौर में भी भरे होते हैं, कराची में भी भरे होते हैं, यहाँ पे लोगों के पास साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मेरे प्यारे भाई कह रहे थे गवादर में ये करें इन्वेस्टमेंट, और भाई गवादर को छोड़ें, ये पाकिस्तान के अंदर क्या गारमेंट्स की टी शर्ट सारी हमें चाइना नहीं दे रहा, क्या हमारे जो पंखे हैं वो हमें चाइना नहीं दे रहा, जापान से हम सारी मोटरसाइकिलें नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का टाटा बिरला और अंबानी बिठा के बैटरी वाली गाड़ियां बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास अपना है क्या मेरे भाई। और मैं एक चीज और भी इस पर हाईलाइट करना चाहूंगा, ये भी कहा जा रहा है, तौजियात पेश की जा रही है कि देखें हिंदुस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज है वो दुबई में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तकमीना लगाया जाए हिंदुस्तान की आबादी पाकिस्तान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है, लेकिन अगर दुबई में वहां पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वो तकरीबन 1.5 या 2 गुना ही ज्यादा है। तो इसका मतलब तो पाकिस्तानी तादाद में कम होने के बावजूद तकरीबन हिंदुस्तान से कंपीट करें दुबई में प्रॉपर्टीज के एतबार से। अच्छा इसमें 2 चीजें हैं, इसमें मुनीर भाई 2 चीजें हैं। किसी का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं करते, अपना पहले लाल देखना चाहिए। हम इंडिया के साथ किस मुकाबले में की बात करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी की जगह है दुबई के अंदर? तो मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी की नहीं निकलेगी, आप वो जैसा भी शख्स है, लेकिन उसने अपने इंडिया को स्टैंड किया। मुझे नहीं पता इस बार वो इलेक्शन जीतेगा या हारेगा। गुजरात के अंदर 1.5 करोड़ नौकरियां वो पैदा करता है, जहां पे तकरीबन 30-32 हजार मुसलमानों का वो कत्ल करता है। आप इंडिया से अपने आप को कंपेयर मत करें मेरे भाई, वो चंद्रयान पे जाने का 264 अरब लगा चुका है। आप किस बात करते हैं? आपने तो चाइना के साथ जो मुआहिदा किया है बड़ी मदद के साथ, इंडिया की आबादी 125 करोड़ है और हमारी आबादी 24 करोड़ है, और आप अपने आप का उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वहां पे गूगल का मालिक बैठा हुआ है, वहां पे ओलेक्स का मालिक बैठा हुआ है, वहां पे जिसका ऊबर का मालिक बैठा हुआ है। आपने अभी तक सिर्फ जो है वो मदरसे और यासीन साहब ये बताएं कि ये बात ये क्यों आ रही है कि इसमें अगर नाम देखें तो इसमें पीपल्स पार्टी का अहम तरीन रहनुमा खुद बिलावल साहब की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, आसफा साहिबा की बात हो रही है, बख्तावर साहिबा की बात हो रही है। ये 3 नाम बड़े अहम नाम है पीपल्स पार्टी के एतबार से। देखें इनकी प्रॉपर्टीज का होना, और कुछ प्रॉपर्टीज तो स्काई स्क्रैपर्स की बात हो रही है, बुलंदो बाला इमारतों की बात हो रही है। मतलब ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज नहीं है, अगर इनका तकमीना लगाया जाए तो इसकी मालियत भी करोड़ों अरबों में जाती है। आप नून लीग की बात करें तो नून लीग में हुसैन नवाज साहब का नाम आता है, तब वो कहते हैं कि मैं तो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी हूं, मेरे पे तो पाकिस्तान के हवाले से कानून इस पर लागू ही नहीं होता। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि आखिर ऐसा क्या जादू हुआ कि यही 2 या 3 खानदान हमें बरसा बरस से तरक्की करते नजर आए, यही 2 या 3 खानदान हमें बरसा बरस से मुस्तहकम होते नजर आए और पाकिस्तान नीचे की तरफ जाता रहा। नहीं, इसमें कुछ पीटीआई के भी लोग हैं और बिल्कुल है सेनेटर फैसल वाडा साहब जो कि साबका पीटीआई के रहनुमा हैं, उनका नाम भी शामिल है इसमें। अफजल मरवत साहब जो हैं, चले अभी फिलहाल थोड़ा सा उनके ऊपर अंधेरा आया हुआ है, लेकिन खान साहब के वो बड़े दिल के करीब हैं। पंजाब में कैंपेनें करना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, जैसे जोकर से वो जब हीरो बनते हैं उनकी जो प्लेट वो है ना प्रोफाइल, उसमें अगर सिर्फ आप एक लफ्ज लिख दें प्रोग्राम तो बढ़ गया, और नीचे इक्वल टू लिख दें लीडर, क्योंकि उनका इसके अलावा मुझे तो कोई खिदमात नजर नहीं आती बगैर जो तो इसी वजह से वो लीडर है। बहरहाल उनकी भी जदाद नजर आई है।
मुनीर भाई प्रॉब्लम पता क्या, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो या बख्तावर या फिर ख्वाजा आसिफ या उसके बेटे या फिर अफजल मरवत, या इनका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ये मेरा और आपका, उस लोअर मिडिल क्लास का जिसका ओढ़ना बिछोड़ना यहाँ पे है। इनके पास तो बड़ी बहुत सारी रीजन हैं कि इस वजह से हमने अपनी प्रॉपर्टीज बाहर रखनी है। प्रॉब्लम यह है कि मैंने और आपने कहा बाइकआउट किया, क्या ये मेरे सामने ये दो लोग आज हैं जो आपको हम सारे तज़किरा कर रहे हैं, जिनका हम सेल्फियां बीनी के साथ लेंगे, अगर ये हमें अच्छे से दुआ सलाम कर जाएंगे तो हम वोटें सपोर्टें बीनी को करेंगे। बेसिकली हमारी आवाम एजुकेशन की तरफ एजुकेट नहीं हो रही, वो कभी खान साहब की गोली में आ गई तब्दीली के नाम पे, कभी डेवलपमेंट, कभी रोटी कपड़ा और मकान, कोई नया टॉपिक ड्रामा अगली बार आएगा तो हम उसमें इस मरतबा फिर शामिल हो जाएंगे। मसला सिर्फ एक है, वो है एजुकेशन इज द ओनली वेपन टू ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने इन लोगों को देनी नहीं है। यासीन साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन शुभ भाई एक चीज प्लीज इलैबोरेट कीजिएगा। अगर बतौर सियासी अशराफिया ये सारे नाम वो हैं जिनके बारे में मतलब पूरी दुनिया वाकिफ है इन नामों से, क्योंकि पाकिस्तान का जब नाम आता है तो ये आमतौर पर 30-35 साल हुक्मरानी रही इन दो खानदानों की। अगर इनके नाम के साथ ये मंसूब हो जाए कि इन्हीं नाम को या इन्हीं लोगों को पाकिस्तान के ऊपर इतना एतबार नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी मालियत की प्रॉपर्टीज इनकी पाकिस्तान से बाहर हैं, तो क्या कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके सनती शोबे में काम करेगा? क्या वो यहां पे इन्वेस्ट करेगा जब वो ये देखेगा कि पाकिस्तान के तो अपने लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे? देखिए इसमें तो बड़ी सीधी सी बात है, मतलब ये कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से कहां से आएगा। लंदन में जब मियां साहब की हुकूमत थी, मियां साहब वहां पे, मियां साहब ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पे प्लान किया, सारा कुछ किया, फॉरेन इन्वेस्टर आए कोई नहीं, तुर्की के सारे जो वहां पे जो थे, क्या नाम है उसका, जो शोफर थे, ड्राइवर जो थे, उनको बैठा दिया था, फॉरेन इन्वेस्टर्स करके बना दिया था। बात ये है भाई मेरे, बड़ी सीधी सी बात है, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेगा? बिजली आपके पास नहीं है, एनर्जी आपके पास नहीं है, कोई चीज आपके पल्ले है ही नहीं। अगर कोई बंदा इंडस्ट्री लगाना आएगा, चलाएगा कैसे? कौन सी चीज है जिससे इंडस्ट्री चलेगी? कोई बताए ना मुझे इस बात का। आप चाहते ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने अभी आपसे बात की है, जो देखिए बात बड़ी सीधी सी है। आज भी यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, सागदार की बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज है वहां पे, सागदार की, उसके बेटा वो जो अली डार है, आप चेक करें, ये लिस्ट में उसका नाम नहीं नजर आ रहा, मगर वो उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज है वहां पे, 2-3 उनके टावर्स है वहां पे, ठीक है। तो भाई मेरे ये कौन लोग हैं और कहां से लिए? अच्छा, फिर जनरलों की जो 12-13 जनरल्स हैं, इंडिया का तो कोई जनरल नहीं, इंडिया का तो कोई एयरवाइस नहीं है, आपका क्यों जा रहा है? क्यों वहां पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है? मतलब शहादत वो इस मुल्क के लिए लेने आते हैं, प्रॉपर्टी वहां पे खरीद रहे हैं। खुदा का नाम लें यार, बस प्रॉपर्टी लेना शुभ भाई कोई जुर्म नहीं बजाय ना। अगर असासे डिक्लेयर हैं, पैसा सही तौर पे मुंतकिल हुआ है तो प्रॉपर्टी ली जा सकती है। इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि प्रॉपर्टी लेना बजाय कोई जुर्म। अगर एक मिनट मुनीर भाई, एक मिनट, सिर्फ एक लाइन फिर मेरा भाई बड़ा अच्छा शुएब भाई बोल रहे हैं यार, भाई जुर्म है ना जब आप पूरी दुनिया को कह रहे हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, जब आप देख रहे हो एक से ज्यादा आता है उसका, आपका वज़ीर आज़म गाड़ी चलाता है, दूसरे के पास जाता है तैयब उर्दगान की अलफबरदारी में तो उसको कोने में लेकर जाके कहता है कि यार मेरे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट कर। ईरान के पास जाते हैं तो उसको कहते हैं इन्वेस्ट कर। 28% आपका शरह सूद हो चुका है। तो मेरे भाई ये है ना जुर्म कि आपका सियासतदान जो पूरी दुनिया में घूम के इस कौम के नाम पे मांग रहा है, वो अपना पैसा उठा के बाहर रख रहा है, ये जुर्म है, ये जुर्म है, ये जुर्म है। इसको जुर्म तस्लीम करें। इसके ऊपर आपने मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। शुएब भाई मैं आपकी तरफ भी आता हूं, यहां से आपकी तरफ भी आता हूं। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, जरा और दीगर मेहमानों को भी शामिल करेंगे और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट जो आ गया मंजर आम पे, ये रेसिडेंशियल तक महदूद थी, कल को यही जब कमर्शियल की फिगर आएगी, और ये एक शहर की फिगर है, दुबई के बाद अगर दीगर मुल्कों की या दीगर शहरों की अगर जब ये फिगर आएगा तो ये फिगर कितना ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये तो यकीनी है कि इस वक्त पाकिस्तानियों की यूके में, यूएस में बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज हैं और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साल की नाकामी है जिसका नतीजा ये नजर आ रहा है। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का लौटते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।